कि जब प्रधानमंत्री ने इस बारे में बयान दिया तो कहा कि दोनों देशों के बीच पीसफुल, लॉन्ग टर्म, स्टेबल बायलैटरल रिलेशन पर जोर रखना चाहिए। तो मेरा सवाल स्वर्ण सिंह साहब ये है कि क्या माना जाए कि अब इस लॉन्ग टर्म रिलेशन की नींव इस समझौते या फिर कहें रिजोल्यूशन से डल गई है? स्वर्ण सिंह साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? स्वर्ण सिंह साहब के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं पीसीआर मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि देखें तकनीक आ रही है। अब आ रही है आवाज़। मेरा सवाल आपसे ये है स्वर्ण सिंह साहब कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि ये जो है दोनों देशों के बीच में पीसफुल, लॉन्ग टर्म, स्टेबल बायलैटरल रिलेशन है पर जो फोकस करना चाहिए हम लोगों को, तो आपको लगता है कि इस समझौते के बाद अब ये इसकी एक नींव डल गई है कि दोनों देशों के बीच एक पीसफुल लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा आगे चल करके? ये उम्मीद करनी चाहिए। कुछ अभी भी तकनीकी दिक्कतें आ रही है, यही सवाल लेकर के मैं जाऊंगा स्वस्ति राव के पास। स्वस्ति, आपने सवाल सुन लिया था? जी जी जी, कि आप हमें इस पे कितना भरोसा करना चाहिए। और ये देखिए, इसमें बिल्कुल के पहले जो दो एक्सपर्ट्स ने बताया, मैं सहमत हूँ इस बात से कि आप चाइना जैसे देश के लिए आप ऑफ कोर्स हम इस पे एक आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, और मैं उसको कुछ तथ्यों से भी आपके सामने उजागर करने का प्रयास करूंगी। और देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये पॉजिटिव स्टेप है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि 4 साल से एक फ्रोजन जोन में ये सब चीजें चल रही थी, हमारे बायलैटरल रिलेशंस। और इस 4 साल में दुनिया बहुत बदली भी है, अगर आपको ध्यान हो तो। इस 4 साल में हमने कोविड देखा है, इस 4 साल में हमने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा है, इस 4 साल में हमने अरब इजराइल में फिर से दोबारा ईरान इजराइल में वो हमने टेंशंस को लौटते हुए देखा है। तो काफी अनसर्टेनिटी का माहौल वैसे ही दुनिया में है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब ऐसा एक पॉजिटिव स्टेप आता है तो स्वागत योग्य तो ये बिल्कुल है, इसमें तो कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या है, जब आप उसके जो बाकी जो चाइना को लेकर हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो सब जानते हैं। अगर आप इन दोनों रीडआउट्स को भी पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट के रीडआउट्स हैं, मतलब भारत की तरफ से और चीन की तरफ से, तो उसमें देखिए कुछ आपको बड़े डिफरेंसेस दिखते हैं, जिन डिफरेंसेस को अगर हम नहीं लेंगे संज्ञान में तो हमें शायद उनकी मंशा का पूरी तरह पता न चल पाए। देखिए, एक चीज तो यह है कि जो जिस पे ध्यान नहीं गया, कि सबसे कॉन्डेसेंडिंग बात जो मुझे लगी कि चीन के ऑफिशियल रीडआउट में ये बोला गया है कि ये बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, एज इफ कि चाइना नहीं चाहता था। तो ये इससे पता चलता है कि उनका ये जो वन अपमैन शिप है ना, ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। दूसरा, आप इसमें एक और भी चीज अगर आप देखें कि जो बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, इस तरह के जो शब्दों का जो चयन है वो आपको चाइना के रीडआउट में नहीं दिखेगा। आपको और भी कुछ देखने को अगर आप देखा, जैसे मल्टीपोलैरिटी के बारे में जो बात करी जाती है, तो चाइना मल्टीपोलैरिटी का इस्तेमाल जरूर कर रहा है, लेकिन मल्टीपोलैरिटी एशिया में हो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यानी कि चाइना का जो एक ऑब्जेक्टिव है टू लीड द एशियन ऑर्डर, टू लीड द इंडो पैसिफिक, या जिसको वो एशिया पैसिफिक ऑर्डर कहते हैं, वो अभी बिल्कुल वैसा का वैसा इंटैक्ट है। तो अचानक ये सोचना कि चाइना सुधर गया है, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं दिखती। भारत का जो साइड है वो इसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही बताता है, लेकिन अगर चाइना का आप रीड आउट पढ़ेंगे तो वो थर्ड पैराग्राफ में जाके इसको दिखा रहे हैं, एज इफ कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है उनके लिहाज से। तो ये जो छोटे छोटे फाइन प्रिंट होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि उनका बेसिकली इसको लेकर अप्रोच क्या है। अब मैं आपसे एक और बात बोलती हूँ कि देखिए, इस पे भी हमारी बात होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से एक एजुकेटेड चर्चा होनी चाहिए कि डिसएंगेजमेंट तो ठीक है, ऑफकोर्स डिसएंगेजमेंट के बाद हम देखेंगे कि ऑन द ग्राउंड कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्पेशली देमचौक और देपसांग और ये सब जो हॉट बेड्स रहे हैं। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि डी एस्केलेशन कब होता है, और आई एम श्योर उसका भी एक प्रोसेस, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क जो है उसके रूप में आएगा। लेकिन एक इसमें जो मिसिंग फैक्टर है वो ये कि जो पिछले 4 साल में चाइना ने अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन किया है एलएसी पर, उसका क्या असर पड़ता है इन टेंशंस के ऊपर। क्योंकि देखिए, इस बात को हमने भी जब पिछले अगर कंपेयर करेंगे इसमें कि हमने कितने पैसे जैसे डाले हैं पिछले इतने सालों में, तो तकरीबन हमने भी 90 की बॉर्डर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ताकि हम बीजिंग के बिल्डअप को हम वहां पे बैलेंस कर सके। वो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं, इनफैक्ट उसके टू द ट्यून ऑफ 3000 करोड़। तो पॉइंट इज कि अगर हमको चाइना की तरफ से उनका जो
एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के पेस में, यानी उसकी जो गति है उसमें अगर हमको रिडक्शन नहीं दिखता, या अगर हमको उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं दिखती, तो फिर हम इस बात को कैसे कन्विंसिंगली मान सकते हैं कि चाइना असल में एक रिडक्शन इन टेंशंस चाहता है? क्योंकि जो चाइना की जो इंटेंशंस हैं वो तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये जरूरी जरूर है, क्योंकि हमको इस बहुत ही अपेंडेड ग्लोबल ऑर्डर में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बात भी सच है कि पिछले इतने सालों में हमने देखा कि चाइना से अपनी इकोनॉमी को डी रिस्क करना उतना आसान नहीं है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वे ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर एम्बेडेड, और देयर आर सर्टेन की डिपेंडेंसीज जो चलती आ रही हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसा मैं जरूर देखती हूँ कि थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगे भारत में। मेरी उम्मीद है कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स ना हो, जैसे कि 5G वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन स्पेशली ईवी के फॉर्म में तो कुछ हमें दिखेगा इस तरह का। और बिल्कुल, ये इसी सवाल कहीं कहीं जी ठीक है, लेकिन कॉशन जो है वो जरूर रहना चाहिए, और वो एक ओवर अबाइडिंग, मुझे लगता है ओवर एंड अबव सबसे ज्यादा एक अबाइडिंग हमारे को एक उस पर एक नजर रखनी चाहिए। हालांकि आप में से कई लोग डिप्लोमेट भी रहे हैं और अलग अलग देशों में काम कर चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी देश जब बॉर्डर इशू को सुलझाने का मामला आता है तो ख़ास तौर से चीन जैसा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ कर के गर्मजोशी के साथ दिल से गले मिलाएगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संभव उनके लिए भी नहीं है। और वो जिस ऐतिहासिक बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे में उम्मीद हम लोग कर भी नहीं सकते हैं चीन जैसे देशों के साथ। लेकिन हाँ, ये बातचीत की शुरुआत हुई है, ये एक बेहतर है। और जैसा कि शास्त्री राव ने भी कहा कि इस बातचीत के शुरुआत के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच संबंध थोड़े से बेहतर होंगे, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। यही सवाल लेके मैं अजय श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं। अजय श्रीवास्तव जी के बारे में आप लोगों को बता दूं, चूंकि आप लोगों के पैनल में शायद ये पहली बार आ रहे होंगे। ये सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी थे कॉमर्स मिनिस्ट्री में, और वहां से रिटायर हुए और अपना रिसर्च फर्म चला रहे हैं। और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो है ये बायलैटरल देशों के बीच एक दूसरे देशों को जो ट्रेड होता है उस पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, इसलिए इनको आमंत्रित किया, इन्होंने बात मान ली और आए हैं। तो अजय श्रीवास्तव साहब, इस समझौते के बाद, समझौता राजनीतिक था, इसमें कोई नहीं रणनीतिक है, सैनिक स्तर पर समझौता हो रहा है, तो इसको आर्थिक स्तर पर किस तरीके से देखा जाए, उस नज़रिए से ये सकारात्मक संदेश है कि आने वाले दिनों में चीन और भारत के बीच में आर्थिक और कारोबारी रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में? और लक्ष्मण जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, गलवान के बाद में पहली बार कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई इंडिया चाइना के फ्रंट पर। बट मैं कुछ भी उत्साहित होने के पहले मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा, 6 महीने से साल भर। मैं देखूँगा कि बॉर्डर से क्या खबर आ रही है, सेना क्या कह रही है, जो कुछ बातें हुई है वहाँ इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं। और आर्थिक क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, आर्थिक क्षेत्र में ऐसा लोगों को लगता है कि गलवान के बाद से हमारे आर्थिक समीकरण बिगड़े हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में हमारा जो एक्सपोर्ट्स था चाइना को, अबाउट $16.8 बिलियन, हमारा ऑलमोस्ट वही स्थिर है, कुछ मिलियन डॉलर कम ही हो गया है। 2019 और 24 के बीच में एक्सपोर्ट्स वही का वहीं पड़ा हुआ है। इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गया है, $65 बिलियन से $101 बिलियन हमारा हो गया है इस पीरियड में। तो दो मुद्दों पे हम बात करते हैं, एक तो मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट वहीं का वहीं है। तो मेरे मन में शक आता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं, जैसे कि स्मॉल कार्स हैं, हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारा राइस है, और भी बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बेचते हैं। जापान लेता है, यूएस लेता है, यूरोपियन यूनियन लेता है, बट चाइना नहीं लेता है। चाइना ये सब चीज़ें दुनिया से लेता है, हमसे नहीं लेता है। तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी उनके लिए स्ट्रेटजिक है? मेरे ख्याल से हाँ, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन स्ट्रेटजिक है। लेकिन तो एक्सपोर्ट्स हमारे रुके हुए हैं, हम देखते हैं क्यों रुके हुए हैं। और लेकिन इंपोर्ट, भारत सरकार ने इंपोर्ट रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की। इंपोर्ट मैंने जैसा बताया, $65 बिलियन से $101 बिलियन हो गए हैं 5-6 सालों में। इंपोर्ट्स लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारा डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इंपोर्ट्स और बढ़ेंगे। तो अगर मैं समराइज करूं इस बात को, तो मैं कहूंगा कि गलवान के बाद से ट्रेड रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ट्रेड उसी तरह चलता रहा। इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ कोर्स हमने एक
नोटिफिकेशन इशू किया था कि हमारे जो बॉर्डर कंट्री हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट आएगा उनको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन केस बाय केस हम डिसीजन लेंगे उसमें। बट हुआ क्या, चाइना तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता ही नहीं है। अगर हम फिगर देखें अप्रैल 2000 से आज तक की, तो चाइना ने केवल $2.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है, ऑलमोस्ट नथिंग हमारे यहाँ। तो ये सोचना कि हमने इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन किया है इसलिए इंपोर्ट नहीं आ रहा है या रिस्ट्रिक्शन हटाने में बहुत आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये बात शायद सच नहीं है। तो लक्ष्मण जी मैं यहीं रुकता हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो जवाब दूंगा। थैंक यू।